प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। गाइस, हम आज डिस्कशन करेंगे साउंड का। फिजिक्स का एक नया चैप्टर है साउंड, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इस डिटेल डिस्कशन में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे, आते आए हैं ये वाली बात ध्यान रखनी है। हम क्या करेंगे एक्चुअल में, हर पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी है सबको एक स्मार्ट वे में और एक अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे चीज़ों को। तो हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का एक्चुअल में लेक्चर नंबर 1 है। ये ज़्यादा लेक्चर नहीं होंगे। अगर आपने देखा हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 19 लेक्चर हुए हैं, लेकिन भाई बड़े काम के लेक्चर हैं। अगर आपने देख लिए ना, कसम से कह रहा हूँ, आपके ना बहुत सारे ज़्यादा फंडे क्लियर हो जाएंगे। रियली बता रहा हूँ, बिल्कुल आप उन्हें ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि पूरी की पूरी एमसीक्यू सीरीज़ है, इसमें एमसीक्यू डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि बस टिक लगा के निकल गए भाई, आपको उसके मतलब किसके हर क्वेश्चन की तह तक हम जाते हैं, जहाँ तक हमसे पहुँचाया जाएगा आपको। आपका जितना काम का है ना, इतना बताएंगे। अब बात कर लेते हैं साउंड की, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, साउंड है। साउंड बताने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। हमारे पास दो तरंगें होती हैं, या फिर दो तरह की तरंगें होती हैं। एक तरंगें तो वो होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। दूसरा, एक ऐसी तरंगें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दो तरह की तरंगें हो गई। एक को माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, दूसरे को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ रही, उन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। कौन सी तरंगें? विद्युत चुंबकीय तरंगें। जैसे कि सनलाइट, सूरज की रोशनी निर्वात से हमारी अर्थ तक आती है। अब अर्थ पर जैसे ही आती है तो अर्थ पर एटमॉस्फेयर आके मिलता है उसे, लेकिन निर्वात से चलती हुई आ रही है। तो भाई उसके लिए माध्यम की आवश्यकता की जरूरत है ही नहीं, मतलब माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिनको चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दूसरी तरंगें होती हैं मटेरियल वेव्स, ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, हर हाल में माध्यम चाहिए। तो ऐसी तरंगों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए। हम विद्युत चुंबकीय तरंगों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम पढ़ रहे हैं साउंड वेव। ये तरंगें वो होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम रिक्वायर्ड है माध्यम की आवश्यकता। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए हो गया, माध्यम जो है इसको आवश्यक है, माध्यम आवश्यक है भाई, माध्यम की आवश्यकता है। नोट कर लें, साउंड वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अच्छा, क्यों है? माध्यम ही क्यों चाहिए इसे बताता हूं। एक्चुअल में जैसे कि मैं यहां बोल रहा हूं, तो यहां चारों तरफ हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेजॉरिटी में है। तो क्या है, यहां पर बहुत सारे हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत छोटे 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 ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो मैंने यहां पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करवानी चाहिए, अपने मुंह से एनर्जी भेज रहा हूं। तो यहां क्या होगा, यहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये ऐसा डिस्टरबेंस होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने नजदीकी मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो ये साउंड वेव एनर्जी की फॉर्म में आप तक पहुंच जाएगी। तो इसमें होता क्या है, जो पास वाला मॉलिक्यूल है सबसे पहले वो एनर्जी लेता, और वो अपनी माध्य स्थिति के इस तरह से मोशन करता। समझे? आपको इस तरह से मोशन करेगा। तो जैसे ये पास वाले के साथ है ना, पास वाला भी इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो पास वाला भी इस तरह से मोशन करने लगेगा। अब चूंकि सारे के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं सब वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो सबके अंदर वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, एक्चुअल में ये ट्रांसफर हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो गए तो इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, आप तक मेरी साउंड पहुंच गई। तो साउंड का पहुंचना क्या है, एक्चुअल में माध्यम में एक डिस्टरबेंस को क्रिएट कर देना, और ये डिस्टरबेंस आगे को मूव करता। सिर्फ डिस्टरबेंस मूव करता, मटेरियल मूव करके नहीं जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें इसको भी। सिर्फ डिस्टरबेंस मतलब मटेरियल मूव करके नहीं जाएगा, सिर्फ डिस्टरबेंस होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि पानी के अंदर पत्थर डाल दो, तो जैसे आप पानी के अंदर पत्थर डालते हो तो उसके अंदर लहरें बन जाती हैं। अब लहरें क्या है, लहरें क्या है, अगर आप वहां पर कहीं अगर बॉल डाल दो प्लास्टिक की और आप पत्थर मारोगे उसके पास में, तो बॉल ऊपर नीचे इस तरह से होती रहेगी, लेकिन बॉल आगे को नहीं जाएगी। ये वाली बात आप करके देख सकते हैं, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेव्स तो ऊपर नीचे उठ रही हैं,
तो ऊपर नीचे उठने का मतलब ये है कि माध्यम के जो पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन माध्यम खुद आगे को नहीं भाग रहा। ऐसा नहीं है कि आपने पत्थर मारा वो सारा का सारा पानी निकल गया किनारों पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो इससे ये पता लगता है कि माध्यम अपनी मीन पोजीशन कह लो मोशन कर सकता है, या तो ऐसा करेगा या फिर ऐसा करेगा, लेकिन माध्यम खुद नहीं जाएगा। ये वाली बात आप नोट करके चले, है ना। इसमें क्या होता है, माध्यम खुद नहीं चलता, माध्यम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। माध्यम में क्या होगा, है ना, माध्यम के जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखेंगे ऐसे ही, माध्यम के कण ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। देखो ये जो पॉइंट है ना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं लिख सकते हैं, लेकिन इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी बात को समझे, क्या है, माध्यम आवश्यक है। इस तरह की साउंड वेव्स को मूव करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगर आपसे कहूं रस्सी है आपके पास, जरा इसको हिलाओ, तो रस्सी के अंदर इस तरह की तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि रस्सी के किसी एक हिस्से पर या बीच में कहीं पर भी एक धागा बांध दो और अब रस्सी को हिलाओ, तो क्या ऐसा हुआ है कि सारा का सारा मटेरियल, सारी की सारी रस्सी एक तरफ पहुंच गई हो? ऐसा नहीं हुआ ना। रस्सी क्या है, रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मोशन जरूर किए उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो खुद भाग गए हो। तो इससे ये भी पता लग रहा है, जहां पर आपने गांठ बांधी होगी, जहां पर आपने कुछ बांधा होगा रस्सी पर, आपने देखा होगा वो ऊपर नीचे मूव कर जाएगा, लेकिन वो खुद आगे को नहीं जाएगा। तो ये भी एक प्रूफ है कि मटेरियल मूव नहीं करता, जबकि मटेरियल अपने नियर बाई आइटम्स को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। तो ये डिस्टरबेंस मीडियम में जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे को बढ़ता जाता है और अपने नियर बाई आइटम्स को एनर्जी देता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास साउंड वेव के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली। क्या ले ली? पहली बात तो इनको माध्यम की आवश्यकता है चलने के लिए। दूसरी बात, ये एक तरह की एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दूसरी बात तो ये समझ ली हमने, ठीक है। माध्यम के कण ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ये वाली बात समझ ली। इंपॉर्टेंट बात तो यही थी कि भाई इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। अब साउंड वेव भी दो तरह की होती हैं, साउंड वेव भी दो तरह की होती है, सॉरी साउंड वेव नहीं, ये जो माध्यम के अंदर जो तरंगें होती हैं ये दो तरह की होती हैं। दो तरह की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। कौन कौन सी तरंगें? एक तो होती है भाई इस तरह की तरंगें, और एक होती है इस तरह की तरंगें। अब मैंने इस तरह की बोल दिया, मैंने नाम नहीं बताया, तो अब नाम बताता हूं। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जो ये लहराती हुई है ना, जो माध्यम के अंदर इस तरह की तरंग उत्पन्न हुई है। जैसे कि रस्सी के अंदर मैंने इस तरह की तरंग उत्पन्न कर दी, पानी के अंदर पत्थर मार दिए तो उसके अंदर भी इस तरह की लहरें उत्पन्न होंगी। तो इस तरह की तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? अनुप्रस्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग जिसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। दूसरी इस तरह की होती है। इस तरह का मतलब क्या है? जरा आप इस तरह का डायग्राम देख लें, पता लग जाएगा आपको। ये एक स्पीकर है, इससे साउंड निकलनी शुरू हुई, तो इसके जो नियर बाई एटम्स हैं एयर के, देखो एयर के जो एटम्स है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे मीडियम के अंदर, कुछ जगहों पर इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ जगहों पर दूर दूर हो जाएंगे, फिर अगेन इकट्ठे हो जाएंगे, फिर दूर दूर हो जाएंगे, फिर अगेन इकट्ठे हो जाएंगे, फिर दूर दूर हो जाएंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या है, यहां पर भी इकट्ठे था। तो ये एक फिक्स दूरी होती है जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है आपको पता है? तरंग दैर्ध्य, ये वेवलेंथ है, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं संपीड़न। हालांकि मैं इसको अभी बाद में समझाऊंगा। मैं कहने की बात ये है, इस केस में अगर आपने देखा हो तो माध्यम में ये कण जो थे वो एक जगह आ गए, यहाँ दूर दूर हो गए, फिर एक जगह, फिर दूर दूर, फिर एक जगह, फिर दूर दूर। इस तरह से उस स्पीकर से इस बंदे के कान तक आवाज पहुंच रही है। तो मैं कहना ये चाह रहा था, एक तो इस तरह की तरंगें होती हैं जो संपीड़न बिरलन संपीड़न बिरलन संपीड़न बिरलन संपीड़न बिरलन संपीड़न बिरलन की फॉर्म में आगे को मूव करती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा संपीड़न बिरलन। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो बिल्कुल भी आप मत घबराइएगा। इस तरह से अगर दिखाऊं तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। इस तरह से, जैसे कि स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में संपीड़न हो गया, फिर स्प्रिंग खुल गया, फिर स्प्रिंग के अंदर संपीड़न हो गया, फिर स्प्रिंग खुल गया, फिर स्प्रिंग के अंदर संपीड़न हो गया, फिर स्प्रिंग खुल गया, फिर स्प्रिंग के अंदर संपीड़न हो गया।
तो देखो संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न। तो जो संपीड़न और विरलन की फॉर्म में तरंग चलती है उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं उसको? अनुदैर्ध्य तरंग। मैंने क्या बताया? वो तरंग जो संपीड़न और विरलन की फॉर्म में चलती है उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ये तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? अनुप्रस्थ। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से लहराती हुई जा रही है। लहराने का मतलब ये है कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये कहलाएगी माध्य स्थिति। ये लाइन जो कहलाएगी वो कौन सी स्थिति कहलाएगी? ये कहलाएगी माध्य स्थिति। स्थिति। अब ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे ही गति कर सकता, ऊपर नीचे, है ना। तो ये ऊपर नीचे गति कर रहा है, यहां के पार्टिकल भी ऊपर नीचे गति करता रहेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट का पार्टिकल ऊपर नीचे गति करता रहेगा क्योंकि इस तरह की तरंगे हैं। तो इस तरह की तरंगे हैं तो ये पार्टिकल जो है ना अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इसमें तरंग आगे को जाती है लेकिन माध्यम के कण ऊपर नीचे मोशन करते हैं। ये वेव जो है उसकी वेलोसिटी हो गई। और ये है पार्टिकल की, पार्टिकल कैसे करें? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर है। किसके मोशन के? वेव के चलने के। इसमें देखो ऊपर वाले में अनुप्रस्थ में, जिसको आप ट्रांसवर्स कहते हो, ट्रांसवर्स वेव आगे को मूव कर रही है लेकिन माध्यम के कण ऊपर नीचे है। तो माध्यम के कण क्या करते हैं? अपने नियर बाई एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। वो सब के सब इस तरह से, है ना, वाइब्रेट करते हैं और तरंग आगे को चलती रहती है। तो इसमें माध्यम के कण जो होते हैं वो मध्यमान स्थिति से ऊपर नीचे मूव करते हैं और तरंग आगे को चलती रहती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? अनुदैर्ध्य के अंदर क्या होता है? अनुदैर्ध्य के अंदर ये होता है कि माध्यम के कण जो है वो चिपक जाते हैं, फैल जाते हैं, चिपक जाते हैं, फैल जाते हैं, चिपक जाते हैं, फैल जाते हैं, चिपक जाते हैं, फैल जाते हैं। तो माध्यम के कण जो है वो संपीड़ित और विरलित होते हैं, संपीड़ित और विरलित होते हैं। तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो एक्चुअल में साउंड के अंदर जब इस तरह की साउंड होती है जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में आगे को चलती है, उसको बोलते हैं एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहां एक है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या? अनुदैर्ध्य तरंग। ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें माध्यम के कण जो होते हैं अपनी मध्यमान स्थिति के, अगर वेव इधर को जा रही है, मैंने बोला हेलो, इधर को बोला, तो माध्यम के कण ऐसे मूव कर रहे होंगे। अब जब ऐसे मूव कर रहा होगा तो ऐसे मान लीजिएगा कि दूसरा वाला पार्टिकल भी इससे जुड़ा हुआ है तो वो भी ऐसे ही मूव करेगा। तो इस तरह से सारे पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देते हैं। मेरी साउंड इधर को जा रही है, साउंड की वेलोसिटी इधर को है, तो पार्टिकल के मोशन भी किस तरह से हो रही होगी? टू एंड फ्रो। तो इससे ये पता लगा कि जिधर को तरंग जाती है तो जितने भी माध्यम के कण होते हैं तरंग के समांतर कंपन करते हैं। किसके समांतर कंपन करते हैं? तरंग के चलने के समांतर दिशा में ही कंपन करते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं, तरंग के चलने की दिशा में माध्यम के कण कंपन करते हैं। जैसे कि यहां पर माध्यम के कण कंपन कैसे कर रहे हैं? तो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, परपेंडिकुलर, है ना। तो इस तरह की तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ। एक्चुअल में अनुप्रस्थ जैसे कि पानी के अंदर उत्पन्न तरंग, पानी के अंदर उत्पन्न तरंग, रस्सी के अंदर, है ना, रस्सी पानी के अंदर तरंग जो उत्पन्न होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। इस तरह से अब मैं आपको बता दूं, ये वो तरंगे हैं जो माध्यम के अंदर चल रही हैं, लेकिन मेरे दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ना वो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। मतलब वो भी इस तरह से चलती हैं, भले ही उनके लिए माध्यम जरूरी नहीं है लेकिन उनका मूवमेंट भी इस तरह से ही होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
कि हमारे पास जो माध्यम के अंदर चलने वाली तरंगें हैं वो दो तरह की हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ आपने देख ली, अनुदैर्ध्य भी आपने देख ली। अनुदैर्ध्य संपीड़न और विरलन की फॉर्म में चलती है, जबकि अनुप्रस्थ जो होती है वो, हाँ अनुप्रस्थ क्या है चलती है, इसका भी तो नाम होगा भाई। यहां तो बोल दिया आपने संपीड़न, जहां पर पास पास आ गए ये संपीड़न है, ये संपीड़न है, और जहां दूर दूर हो गए इनको आपने विरलन कहा। तो संपीड़न और विरलन, दो संपीड़न के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको आप कहते हो लैम्डा। दो संपीड़न के बीच की दूरी देख लो या दो विरलन के बीच की दूरी देख लो, बात एक ही आएगी, लैम्डा, है ना। दो संपीड़न के बीच की दूरी या दो विरलन के बीच की दूरी, ये हमेशा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। क्या वेवलेंथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, वेवलेंथ। चलो आप बताएं वेवलेंथ को क्या बोलते हैं। ये वाली बात आपने समझ ली, पीछे भी मैं यही समझा रहा था। ये आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने इस तरह से धक्का दे दिया तो कुछ जगहों पर स्प्रिंग पास पास आ जाएगा, तो कुछ जगहों पर फैल जाएगा, कुछ जगहों पर पास पास तो कुछ जगहों पर फैल जाएगा, कुछ जगहों पर पास पास तो कुछ जगहों पर फैल जाएगा। तो तरंग का जो मूवमेंट रहा वो इस तरह से रहा, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलेंगे रेयरफैक्शन, इसको बोलेंगे कंप्रेशन, इसको बोलेंगे रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन या फिर एक्सपेंशन, दोनों बात बोल सकते हैं इसको, कंप्रेशन अगेन रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की फॉर्म में चल रही है। तो इस तरह की तरंगें होती हैं साउंड वेव। साउंड वेव किस तरह की तरंगें होती हैं, जो आपने स्प्रिंग के अंदर देखी हैं। तो इस तरह की तरंगें जो है एक्चुअल में ये होती है साउंड वेव। तो साउंड वेव का जो नेचर है, साउंड वेव का जो नेचर है वो है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य क्यों है, क्योंकि जिस दिशा में हम बोलते हैं ना, माध्यम के कण भी उसी दिशा में आगे पीछे मूव करते हुए रहते हैं। तो वाइब्रेशंस आगे पीछे होता, हालांकि पार्टिकल खुद मूव करके नहीं जाते, पार्टिकल नहीं जाते, बस एनर्जी ट्रांसफर करते हैं पार्टिकल। पार्टिकल अपनी मध्य स्थिति के इस तरह से मोशन करेंगे, ठीक है। ये वाली आपको बात पता लग गई। इसमें दो रेयरफैक्शन के बीच की अगर डिस्टेंस निकालोगे तो ये वेवलेंथ होगी। क्या होगी, ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होगी। ये फिर दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ये वेवलेंथ होगी। जैसे कि यहां पर इसको बोलते हैं पीक पॉइंट को श्रृंग, तो ये श्रृंग, और डीप पॉइंट को बोलते हैं गर्त। तो ये श्रृंग और गर्त की फॉर्म में चलती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट और ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है अनुप्रस्थ, है ना, श्रृंग और गर्त की फॉर्म में। अब दो श्रृंग के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कह दो, या दो गर्त के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कह दो। मतलब कहने का ये है, वेव में किन्हीं दो सिमिलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य है ना, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें भी क्या रहता है ना, एक्चुअल में इसमें भी रेंज रहती है। हमारे जो ईयर है ये भी एक लिमिट तक साउंड सुन पाते हैं। जो आवाज़ हमारे कान सुन पाते हैं, या फिर जिन वाइब्रेशंस को हमारे कान सुन पाते हैं, उनको बोलते हैं ऑडिएबल वेव्स। क्या बोलते हैं, ऑडिएबल वेव्स। तो मैं यहाँ कहीं देख लूँ अगर आगे कहीं जगह हो तो, ठीक है, ऑडिएबल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडिएबल वेव्स। यहाँ थोड़ा मिटा करके लिख देता हूँ मैं, ऑडिएबल वेव्स, जिनको हमारे कान सुन सकते हैं इनको बोलते हैं ऑडिएबल वेव्स। श्रव्य तरंगें, क्या बोलते हैं, श्रव्य। और जिनको हमारे कान नहीं सुन सकते, तो वो दो तरह की तरंगें होती हैं, नीचे वाली भी हो सकती हैं और ऊपर वाली भी। हमारे कान जो है वो बीच की रेंज को सुनते हैं, ऊपर की रेंज को भी नहीं सुन पाते, नीचे की रेंज को भी नहीं सुन पाते। तो एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन की गई है कुदरत ने हमारे कानों के साथ। तो हमारे कान जो सुन पाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो होती है एक्चुअल में 20 हर्ट्ज से 20 किलो का मतलब हजार होता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये है हमारे कान सुनने वाली फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो उसको बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, जिसको कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम। तो ये अपश्रव्य तरंगे हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, तो इंफ्रासोनिक की आपको बात पता लग गई। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स, उनको बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की इसको बोलते हैं ऑडिएबल वेव्स। ऑडिएबल मतलब सुनने लायक श्रव्य तरंगे। लेकिन अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की कोई तरंग होगी तो उसको बोल देंगे भाई, इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रा
साउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, इसको बोलते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य, देखो श्रव्य का मतलब होता है सुनने वाली, तो श्रव्य जो सुन सकते हैं, अपश्रव्य जिसको नहीं सुन सकते, कम है, कम है, और पराश्रव्य श्रव्य से ऊपर निकलने वाली, मतलब जो हमारे कान से, कान की फ्रीक्वेंसी से ऊपर निकल जाए उसको बोलते हैं पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक। और जो हम सुन सकते हैं वो होती है श्रव्य, ऑडिएबल। और जो हम नहीं सुन सकते, हम दोनों ही नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से कम की भी नहीं सुन सकते और 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की भी नहीं सुन सकते, तो दोनों ही नहीं सुन सकते। अच्छा, जो 20 किलो हर्ट्ज मतलब जो अल्ट्रासाउंड होती है, इसको कौन अपने अंदर से निकालता है? एक्चुअल में सोनार जो होते हैं, जो समुद्र के अंदर चलते हैं, वो दूर ऑब्जेक्ट का पता ही अल्ट्रासोनिक वेव से लगाते हैं। हम सोनार डिजाइन करते हैं, एक्चुअल में सोनार जो डिजाइन करते हैं, हमने चमगादड़ को देख करके डिजाइन किया है, क्योंकि चमगादड़ के अंदर से, चमगादड़ देखो आपने देखो होगा रातों में भी उड़ लेती है, वो इसलिए उड़ती है क्योंकि वो अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव निकालती है। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस इनके पास आती है, तो इससे ये पता लगा लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितने दूर है, और इस घटना को बोलते हैं इको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, और ये बेसिक सी चीजें बहुत लंबी हो गई। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, बताया था मैंने। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य, संपीड़न और विरलन की फॉर्म में चलती हैं। कैसे चलती हैं? संपीड़न, माध्यम के कण संपीड़न एवं विरलन की फॉर्म में चलते हैं। इसमें एक बात और नोट करने की है, जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा के, तरंग अगर इस तरफ को चल रही है तो उसके दिशा के टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, समांतर गति है ना, समांतर वाइब्रेट करते हैं। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य, जल्दी जल्दी करते हैं। अब दूसरा, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? सच देखना, सच। इनको ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवित की बात अगर आपको बताऊं तो ध्रुवित बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में साउंड को कर देना। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि साउंड किसी एक डायरेक्शन में चली गई? नहीं भाई, साउंड 3D में मूव करती है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। ये निर्वात में चल सकती है? बिल्कुल नहीं। साउंड वेव्स वो होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात आप याद करके चलें। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनकी चाल, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपश्रव्य। अपश्रव्य उनको बोलते हैं जिनको हमारे कान नहीं सुन पाते और छोटी तरंग होती हैं। हम इसको मैं यहां फिर से लिख देता हूं, ऑडिएबल। ऑडिएबल शुरू से लिखता हूं, इनऑडिएबल, पहले इन ऑडिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपश्रव्य। अपश्रव्य तरंग, जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है गाइस वो 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होती है आवृत्ति का मात्रक है, से कम। दूसरे नंबर पर आता है जो हमारे कान सुन सकते हैं, ऑडिएबल। ऑडिएबल इसको बोलते हैं श्रव्य तरंग, जिनको हम सुन सकते हैं। इसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो का मतलब है 20,000 हर्ट्ज से कम, इसकी रेंज हो गई। इसको हम सुन सकते हैं। तीसरा, अल्ट्रासोनिक, इसको इनऑडिएबल को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक है ना, इसका एक दूसरा नाम इंफ्रासोनिक भी। अब लिख देते हैं अल्ट्रा, अल्ट्रा लिखते हैं, अल्ट्रासोनिक, जिसको आप कहते हो अल्ट्रासोनिक को यही बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, है ना। पराश्रव्य बोलते थे इसको, पराश्रव्य। भाई इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पराश्रव्य तरंगों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। पराश्रव्य तरंग, इनकी रेंज जो होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, ये वाली बात आप हमसे कह रहा। अपश्रव्य, अपश्रव्य की कितने? 20 हर्ट्ज से कम वाली। अब देख लो 20 हर्ट्ज से, अब 20 हर्ट्ज से कम तो पहला ऑप्शन वाला ही है ना हमारा, ठीक हो जाएगा। अगला है
पराश्रव्य तरंगे वह तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, यार बता रखा अभी, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा पराश्रव्य, कानों से परे पराश्रव्य, तो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, ये वाली बात एनडीए ने 2011 में पूछा था। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हमारे कानों की रेंज के बाहर निकल गई। सुनी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी सुनी जा सकती है? बिल्कुल नहीं भाई, नहीं सुनी जा सकती, बिल्कुल नहीं सुनी जा सकती। पराश्रव्य तरंगों को हम सुन ही नहीं सकते। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ये एक एक्सपेरिमेंट था गाल्टन का, गाल्टन विसल एक्सपेरिमेंट, गाल्टन का सीटी बजाने वाला एक्सपेरिमेंट। उसमें भी इन्हें आवाज नहीं आई थी, है ना। पर पक्षियों वगैरह, कीड़े मकोड़ों ने इस चीज को अनुभव किया था, जानवरों ने। तो गाल्टन ने जो उत्पन्न की थी वो की थी पराश्रव्य तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक थी। तो गाल्टन का एक्सपेरिमेंट मौका मिलेगा तो कभी बताएंगे डिटेल में, गाल्टन के एक्सपेरिमेंट से इस चीज का पता लगा था। अगला क्वेश्चन, शिकार परभक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? डॉल्फिन भी इस्तेमाल करती है, और मैंने आपको बता रखा था इको का इस्तेमाल करते। इको को हिंदी में कहते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण, प्रतिध्वनि से। अब देखो इसमें होता क्या, प्रतिध्वनि में होता क्या, सपोज दैट ये आपकी ये चमगादड़ उड़ रही है, ये चमगादड़ उड़ती हुई आ रही है इस तरफ को, ऐसे है ना, ये चमगादड़ उड़ रही है, इसके दोनों ये कान है, तो ये अपने अंदर से तरंगे निकालते हुए चलती है, अल्ट्रासोनिक वेव। कैसी? अल्ट्रासोनिक वेव। अब यहां कोई से पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां कोई से पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दिया, तो क्या होगा, जैसे ही पक्षी तक पहुंची तो ये तरंग यहां से लौट कर आना शुरू कर देगी। तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दूं, इस तरह से। तो तरंग जब लौट कर आएंगी तो ये लौट कर आने वाली तरंग जो है, इसके जिस्म के दिमाग के अंदर ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता। तो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट कर दी, रिसीवर ने रिसीव कर ली, तो इससे ये पता लग जाएगा कि जाने और आने में कितना समय लगा। ये सब कैलकुलेट कर लेता है इसका माइंड, उससे ये पता लगा लेती है कि ये कितने डिस्टेंस पर उड़ रही है चिड़िया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि, इको। तो प्रतिध्वनि का निर्धारण से पता लगाया जाता। अगला क्वेश्चन, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं कि इसे घर में लगा दो, सारे के सारे कीड़े, सारे के सारे मकोड़े और सारे के सारे छोटे छोटे जानवर सब निकल जाएंगे। तो भाई वो क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो जो डिवाइस है ना एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है। अब हमारे कान तो सुन नहीं सकते, लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो उसको महसूस करते हैं। तो कीड़े मकोड़े इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग उनकी कैपेबिलिटी से बाहर निकल जाती है वो, क्योंकि हाई एनर्जी की वेव्स है, साउंड वेव्स, जिसको बोलते हैं आप अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का मेडिकल में भी इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है, कहते नहीं अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ इसका, तो उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि का तारत्व, जिसको आप बोलते हैं पिच, किस पर निर्भर करता है? तो पिच के बारे में आपको बता दूं, एक्चुअल में पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है पिच को। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसकी पिच उतनी ही ज्यादा। मैं आपसे कहूं कि मैं 3 वेव्स बनाऊंगा, 3 साउंड वेव बनाऊंगा। साउंड वेव को मैं, हालांकि साउंड वेव जो चलती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन मैं इसको ट्रांसवर्स तरीके से बनाकर दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि वैसे भी निरूपित कर सकते हैं इसको। हम कह सकते हैं कि ये हमारा संपीड़न और ये हमारा विरलन है, इस फॉर्म में भी। तो मैं, चलो उस चीज को भी भूल जाओ, फिलहाल मैं आपको यहां फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। तो एक तरंग तो ये है, देखते चले जाएं आप। दूसरा कलर ले लेता हूं, और एक तरंग ये है, देखते चले जाएं आप। अब तीसरा कलर ले लेता हूं, एक तरंग ये है। अगर मैं आपसे पूछूं बड़े सिंपल वे में कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो आप कहोगे समान बिंदुओं के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं, है ना, तरंग दैर्ध्य है। तो ये हमारी लैम्डा हुई। मैं कहूंगा इसमें लैम्डा कितना होगा, तो इसमें लैम्डा छोटा हो गया। मैं कहूंगा इसमें लैम्डा और भी छोटा हो गया। तो लैम्डा इसका सबसे ज्यादा और लैम्डा इसका सबसे कम। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V =
न्यू इंटू लैम्डा, जहां पर v चाल है, न्यू आवृत्ति है, लैम्डा वेवलेंथ है। जब चाल फिक्स होती है तो लैम्डा जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है फ्रीक्वेंसी का, या फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है वेवलेंथ की। इससे ये पता लगता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी, गाइस डीएसएलआर बंद हो गया था, तो मैं ये बता रहा था जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भाई उतनी कम। तो वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। और फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में एनर्जी को बताती है, क्योंकि आपने पढ़ रखा था फोटोन की एनर्जी E = h न्यू, तो ये एनर्जी को बताता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी अल्टीमेटली, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा। इन तीनों ही केस में इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वेवलेंथ का। वरना आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं सिंपल, कि मान लेते हैं कि यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितने सेकंड लगा, 1 सेकंड। अब आपसे पूछूंगा बताओ 1 सेकंड में इनने कितने चक्कर लगाए, तो आप कहोगे 1 2 3 चक्कर। मैं पूछूंगा इसने कितने लगाए, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और लगभग 8 लगाए इसने। मैं पूछूंगा इसने कितने लगाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑलमोस्ट 15 लगाए। तो गाइस जिसने जितने ज्यादा राउंड लगाए ना 1 सेकंड में, उसकी फ्रीक्वेंसी इट मींस उतनी ही ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही ये है, आवृत्ति की डेफिनेशन ये है कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कंपन करे हैं इसने, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, देन सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। हमने वेवलेंथ के हिसाब से भी समझ लिया, हमने वाइब्रेशंस के हिसाब से भी समझ लिया। समझना क्या है, आपको जहां तक हो सकता है वहां तक नॉलेज डिलीवर करनी है मुझे, तो बस इसीलिए मैं भाई जो कुछ होता है मेरे पास सब बता देता हूं। तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों कॉन्सेप्ट फायदा पहुंचाएंगे। अब देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा ना उसकी पिच उतनी ही ज्यादा। पिच का मतलब होता है, पिच जो है एक तरह की साउंड की प्रॉपर्टी है, जो ये डिसाइड करती है कि आवाज मोटी है या बारीक है। अब कोई बंदा तेज आवाज में बोल रहा है और आवाज उसकी भारी है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पिच कम है। और कोई आवाज ऐसी निकल रही है जिसकी जो आपके कानों में लग रही है, जो पतली आवाज है, पतली, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी पिच क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर मैं आपसे कहूं एक मच्छर की आवाज और एक शेर की दहाड़, इन दोनों में किसकी पतली आवाज होगी, तो आप कहोगे शेर की तो बहुत भारी आवाज होती है, तो उसकी पिच कम हो गई। अब मच्छर की जो होती है पतली आवाज होती है, तो इसकी पिच ज्यादा हो गई। आपको पता है ना, मेल और फीमेल की अगर बात करूं तो फीमेल की जो आवाज़ होती है ना थोड़ी इरिटेट करती है माइंड को। क्यों इरिटेट करती है, उसके पीछे यही फिजिक्स लग रही है, क्योंकि लेडीज़ की जो पिच होती है ना वो थोड़ी हाई होती है, इसलिए लेडीज़ ज़्यादा काँव काँव करती है तो वो यहाँ लगती है। तो थोड़ा ध्यान रहे उनका, उनकी गलती नहीं है भाई, उनकी पिच थोड़ी हाई है, बस थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा आपको, है ना, तो करते रहो बर्दाश्त। तो यहां से हमसे क्या है, ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है, ओवरऑल आवृत्ति पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग होता है? भाई वो ये अपना पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा एनर्जी को कैरी करता है, तो ये सब सफाई वगैरह में इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव का एक्चुअल में इस्तेमाल मैंने आपको सोनार के अंदर भी बता दिया। सोनार जो पनडुब्बियां होती है उसके अंदर एक सोनार लगा हुआ होता है जो बताता है कि आगे कोई चीज़ आ तो नहीं रही, पनडुब्बियों के अंदर रहता है लगा हुआ वो, उसके अंदर भी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कोई एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन के अंदर कहीं क्रैक आ गई है ना, हमारे पास एरोप्लेन की बॉडी होती है उसके अंदर क्रैक आ गए, तो उसका पता भी हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही लगाते हैं। अल्ट्रासाउंड में इको है ना, इको एक प्रॉपर्टी, तो बस उसी से ही पता लगा लेते हैं। मौका मिलेगा तो कभी उसको भी डिटेल में बता देंगे। थैंक यू सो मच। इससे अगले वाले लेक्चर में बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्टों के साथ।